Hi everyone, my name is Nikita and I welcome you all to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. Hope you all are doing great, right? So तैयारी अच्छी चल रही होगी, right? Exams are round the corner next month. लगातार exams 15, 18, 22 and so on and so forth, right? तो यार, as far as I remember, in the last month, right, we've covered some laws, right? जहां पे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात की थी, वन शॉट में we've done contracts, we've done criminal law, we've done torts, right? एक आइडिया हमको इन चीजों का मिल चुका है. So in a way we've brushed all our concepts अच्छे से, है ना? Now, right, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें स्पेसिफिकली तो उस वीडियो में I've seen a lot of comments. I'm glad वो वीडियो हेल्पफुल लगा, काम का लगा, सो दैट्स नाइस. बट ऑल्सो वहां पे कुछ ये थी मैम, जैसे लैंडमार्क जजमेंट्स पे वीडियो चाहिए या फॉर दैट मैटर डॉक्ट्रिन्स पर या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पे चाहिए. तो ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ये वीडियोस भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है? इनफैक्ट उनमें से एक वीडियो आज है, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स टुडे, ठीक है? करना कुछ नहीं है, देखते हैं कि यार. अच्छा, ऑल्सो जजमेंट्स के लास्ट में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जजमेंट यू विल हैव सम क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है? टू टेस्ट हमें क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, ठीक है? सो दैट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन अगेन वंस द सेशन गेट्स ओवर. ठीक, चलो. तो वील स्टार्ट विद द लैंडमार्क जजमेंट्स. अच्छा, हम रैंडमली कोई सी भी जजमेंट नहीं करेंगे, वी विल गो क्रोनोलॉजिकली, ठीक है? एज इन पहले कौन सा आया उस हिसाब से, ठीक है? प्लस जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन जजमेंट्स को अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो यार, आज का एजेंडा क्या होने वाला है? वी आर बेसिकली गोइंग टू डू इट इन अ मैनर जहां पर हम एक स्टोरी के फॉर्म में पूरे केस को देखेंगे, ठीक है? एकदम ब्रीफली उस केस में हुआ क्या, क्या इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल निकला, वो अपने काम का होता है और उस पर नॉर्मली क्वेश्चन हमको मिलते हैं, ठीक है? सो स्टोरी सुनेंगे और उनके प्रिंसिपल्स को जानेंगे. आज का एजेंडा यही है, ठीक है? स्टार्ट करें फिर. चल, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द लैंडमार्क जजमेंट्स. ऑलराइट यार, लैंडमार्क जजमेंट स्टार्ट करने से पहले अपन जो बार बार बोल रहे लैंडमार्क जजमेंट होता क्या है, व्हाट इज अ लैंडमार्क जजमेंट? तो बेसिकली इट इज अ जुडिशियल डिसीजन, ठीक है? कोर्ट में कोई भी केस गया तो कोर्ट ने वहां पर उस केस को डिसाइड करते टाइम अगर कोई एक लीगल प्रिंसिपल दिया या कोई एक लीगल रूल भी दिया ना, देन दैट बिकम्स योर लैंडमार्क जजमेंट, ठीक है? तो वो कैसे भी हो सकता है, कुछ कुछ नया भी आ सकता है, किसी एग्जिस्टिंग जजमेंट को अपेल्ड किया हो, ऐसा भी हो सकता है. सो बेसिकली ये जजमेंट्स होते हैं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होते हैं, उन्हीं को हम लैंडमार्क जजमेंट्स कहते हैं. फाइन, चल. आज के जिन जजमेंट्स को अपन कवर करने वाले हैं उनमें से पहला जजमेंट है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का जजमेंट. तो यार हमें बताए, अच्छा देखो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी हो गया था 1950 में, है ना? अब आज के जितने भी अपन 5 से 6 जजमेंट जो कवर करने वाले हैं उन सारे जजमेंट्स में विल सी कि एक ना एक चीज कॉमन है, पता है? वी हैव 3 organs, राइट? वी हैव लेजिस्लेटिव विंग, वी हैव एग्जीक्यूटिव विंग एंड वी हैव जुडिशियल विंग, राइट? भाई एग्जीक्यूटिव को अगर हम थोड़ा साइड कर भी दे तो वी हैव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल विंग, राइट? लेजिस्लेटिव विंग का काम क्या होता है? लॉ बनाना, टू मेक लॉज. इट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी. जुडिशरी का काम होता है, अच्छा, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उनको उन लॉज को इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम होता है कि मैटर्स को एडजुडिकेट करना उन सारे लॉज को यूज करते हुए, है ना? अब इन तीनों के रोल्स को ध्यान रखना अगर जजमेंट्स को अच्छे से समझना है तो. नाउ द पॉइंट इज, बैक देन जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, तब देयर वाज अ काइंड ऑफ टसल जो हमको देखने को मिल रहा था. जुडिशरी और एक साइड पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव थे और एक साइड पे थे आपकी जुडिशियल विंग, ठीक है? जुडिशरी थी, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट थे. यहाँ मतलब होता ये था और बीच में थे आपके सिटीजन्स. भाई हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को दिए थे पार्ट 3 में, यू ऑल नो दैट, राइट? नाउ वंस दिस इज देयर, तो भाई अब क्या होता था कि जब भी इन्हें फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना होता था तो पार्लियामेंट उसके लिए लॉ लेकर आते थे, और वो लॉ अगर लोगों के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाता था तो वो लोग पहुंच जाते थे सुप्रीम कोर्ट के पास. यही नॉर्मली होता था, राइट? और सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को रिव्यू करके एक बार एग्जामिन करके ये बताते थे कि यार ये लॉ लोगों के फंडामेंटल राइट्स मुझे छीन सकता है क्या, या नहीं छीन सकता? क्या ये लॉ अगर ऐसा कुछ कर रहा है, इफ इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इफ इट इज इन्फ्रिंजिंग द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, देन इन दैट केस वो इस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते थे. ये पूरी स्टोरी चलती थी.
और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस में एक पर्टिकुलर लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, पार्लियामेंट दूसरा लॉ लेकर आ जाती थी। तो ये वाली साइकिल चलती जा रही थी। ठीक है, इसी के इर्द गिर्द काफी सारे केसेस थे, उनकी स्टोरीज आज अपन देखने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले केस से, विच इज रोमेश थापर वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास। 1950 का ये केस है। तो भाई इसकी स्टोरी क्या है समझते हैं। देयर वाज अ जर्नल कॉल्ड द क्रॉसरोड्स। ठीक है, ये एक जर्नल थी, इंग्लिश वीकली मैगजीन थी, और इसके पब्लिशर और एडिटर कौन थे? वो थे रोमेश थापर। ठीक है, अब अच्छी खासी जर्नल चल रही थी, और ये जर्नल ना बेसिकली मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को काफी मतलब प्रमोट करती थी। अब मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रही है तो उस टाइम ना कांग्रेस गवर्नमेंट थी, हमें पता ही है। तो इनकी इस मैगजीन में ना ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स होते थे जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट को और उनकी पॉलिसीज को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है, तो जब इनकी पॉलिसीज वगैरह क्रिटिसाइज होने लग गई तो क्या लगता है, गवर्नमेंट क्या इस मैगजीन को आगे ऐसे ही इसका सर्कुलेशन या पब्लिकेशन चलने देगी? नहीं, इतना इजी नहीं था। तो उन्होंने बेसिकली मद्रास में पहले ये मैगजीन ना अच्छी खासी केरला में चल रही थी, तो जब ये इसका सर्कुलेशन मद्रास में आने लगा तो मद्रास गवर्नमेंट ने किया क्या, उन्होंने बेसिकली एक लॉ लेकर आए जिससे उन्होंने इसके सर्कुलेशन और पब्लिकेशन को बैन कर दिया मद्रास में। उन्होंने बोला भाई ये तो पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक सेफ्टी के अगेंस्ट है, एंड दैट इज वाई हम इस पे बैन लगा देते हैं, इसका पब्लिकेशन या इसका सर्कुलेशन अलाउड नहीं होगा। जैसे ये बात आई, रोमेश थापर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने इस एक्ट को, जो मद्रास गवर्नमेंट का एक्ट था जिसको बोल रहे थे कि नहीं नहीं इसको बैन कर दो, उसको जाके उन्होंने चैलेंज कर दिया। जब चैलेंज किया तो कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन आया, भाई व्हाट अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? जनता का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 में दिया हुआ है उसका क्या? तब बात आई कि यार आर्टिकल 19(1)(a) सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा है, उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इम्प्लाइड है। ठीक है, मतलब अगर हम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग यहाँ देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? इस केस में सबसे पहले बात तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, इट सेड इट अपहेल्ड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमें पता है आर्टिकल 19 जो है अपना, आर्टिकल 19(1)(a) हमें कुछ फ्रीडम्स प्रोवाइड करता है ना, इंडिविजुअल्स को कुछ फ्रीडम्स देता है। तो उसी में एक फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो उन्होंने पहली बात तो इस फ्रीडम को अपील किया, उन्होंने कहा ये स्पीच और एक्सप्रेशन वाला फ्रीडम सबके पास है। नेक्स्ट, they also said that free political discussions is essential for the proper functioning of the democratic government। भाई आज प्रेस को अगर हम ये राइट नहीं देंगे तो इंडिया में फ्री पॉलिटिकल डिस्कशंस कैसे होंगे? भाई एक तरह से तो फ्री डेमोक्रेसी के भी अगेंस्ट हुआ ना। तो ये चीज कोर्ट ने यहाँ पर पॉइंट आउट करी फ्री पॉलिटिकल डिस्कशंस के बारे में, एंड अल्टीमेटली कोर्ट ने बोला कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a। तो अगर मुझे रूपेश थापर जजमेंट को याद रखना है तो मैं इस वर्ड को या इस फ्रेज को अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ, विच इज फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, तो कोर्ट ने बोला कि भाई अगर आपको किसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर कर्टेल करना भी है तो यू नीड टू हैव सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, वहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का होना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और यही पहले ना जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था ना उसमें रीजनेबल टर्म था नहीं, फिर कब आया? इस जजमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में, और तब जाकर फाइनली आपके पास ये रीजनेबल वर्ड यहां पर ऐड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। कहां पर? आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में। तो इन शॉर्ट जब ये सर्कुलेशन बैन हुआ वो कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा खासा डिस्कशन पे किया और बोला कि भाई फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a। तो अगर आपको रिस्ट्रिक्ट करना है तभी कर सकते हो व्हेन देयर आर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जैसे सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इस टाइप के पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, ये सारे जो भी अपन देखते हैं ना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, अगर ये हैं तो ही आप कर्टेल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सो दिस वाज योर फर्स्ट केस, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। Coming to the next one, in Re, the Berubari Union and Exchange of Enclaves versus Unknown। ये है 1960 का केस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें क्या हुआ था देखते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अब हिस्ट्री क्या बोलती है भाई, लेट्स सी, विल सी इट हियर। चल, आई एम श्योर यू रिमेंबर दैट 3 जून 1947 को जब माउंट बैटन प्लान बना था, 3 जून 1947 को जब माउंट बैटन प्लान बना था,
देयर वाज दिस माउंट बैटन प्लान, जिससे इंडिया डिवाइड हो चुकी थी पाकिस्तान और इंडिया में। ठीक है, दो नेशंस में ये डिवीजन हो चुका था। अब इस टाइम ना जब ये डिवीजन हो गया तो यार इन्होंने तो माउंट बैटन प्लान के हिसाब से डिवीजन तो कर दिया, बट इस टाइम एक कमीशन अपॉइंट किया गया था, वो था सिरिल रेडक्लिफ कमीशन। ठीक है, जिसको हम रेडक्लिफ कमीशन भी कहते हैं। अब उनका ये काम था कि आपको प्रॉपरली डिवाइड करना है पूरी चीजें मैप पर। ठीक है, और उसी हिसाब से पार्टीशन होगा। अब यार सिरिल रेडक्लिफ सर जो थे, उन्होंने जब डिवीजन किया ना इंडिया और पाकिस्तान का, तो उसमें ना एक पार्ट ऐसा था जिसको हम बोलते हैं बेरूबरी यूनियन, जो बेसिकली इट्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ विलेजेस जो है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल की डिस्ट्रिक्ट है जलपाईगुड़ी, उसमें यू विल फाइंड दिस बेरूबरी यूनियन। ठीक है, अब वहां पर ना बहुत छोटे 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 पार्ट्स थे। उसमें से एक पार्ट विच इज नोन एज थाना बोडा, उस पार्ट को वो इंक्लूड करना भूल गए। तो उन्होंने जो अवार्ड दिया था ना, बेसिकली जो उनका अवार्ड बोल सकते हैं उसको, तो ये कमीशन ने जो अपना अवार्ड दिया उसमें वो इस थाना बोडा को इंक्लूड करना भूल गए। ठीक है, अब यार अगर ऐसा कुछ गैप हो जाता है या कुछ छूट जाता है तो कोई भी इसका फायदा उठाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो पाकिस्तान ने इसको क्लेम करना स्टार्ट कर लिया। उन्होंने कहा अगर ये पार्ट हमको नहीं मिला है, आई मीन ये पार्ट जब किसी का नहीं है तो ये हमारा है, सिंपल सी बात। अब पता है यहाँ पर इन लोगों ने जब डिवाइड किया था, ये डिवीजन जो किया था, पार्टीशन जो किया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इनफैक्ट जो मैप पे भी किया था, किस बेसिस पे किया था? उन्होंने बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म को फॉलो किया था। इसमें क्या होता है भाई, ऐसा एरिया जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है वो हम दे देंगे पाकिस्तान को, और ऐसा एरिया जहां पे हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है वो हम दे देंगे इंडिया को। इस हिसाब से उन्होंने डिवाइड कर दिया, मैप पे अच्छी खासी लाइन बना दी। ठीक है, अब क्या ये वाला एरिया छूट गया तो लड़ाई शुरू हो गई। जब लड़ाई शुरू हुई तो यहाँ के जितने भी आसपास के लोग थे ना, ये जो बेरूबरी एरिया था, वहां के लोगों का कहना था कि भाई हम तो इंडिया के हैं। ऑफ कोर्स हिंदू पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा थी, तो उन्होंने कहा कि हम तो इंडिया के हैं, बेरूबरी यूनियन इंडिया का पार्ट होना चाहिए। पीपल वर एजिटेटिंग, हमें इंडिया का पार्ट होना है, पाकिस्तान वहां से क्लेम कर रहा है। अच्छी खासे क्राइसिस वहां पे स्टार्ट हो गए। इस टाइम पर वेस्ट बंगाल के सीएम कौन थे? ही वाज बिधान चंद्र रॉय, बीसी रॉय। ठीक है, अब वो ये सारे क्राइसिस देख ही रहे थे, और उसी के साथ मतलब यू वोंट बिलीव देयर वर 12,000 पीपल जिन्होंने अपनी फिंगर्स कट करी, और एक लेटर भी लिखा था किनको? अपने जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, उनको एक लेटर लिखा, और मतलब दे वर शोइंग देयर एजिटेशन कि सर हमें इंडिया में ही रहना है, वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात। लेटर लिखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास लेटर गया। फिर उन्होंने जब ये सारे क्राइसिस चल रहे थे, काफी यूएन क्राइसिस चल रहा था, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये वाला मैटर या इस मैटर पर मैं एडवाइस लूं सुप्रीम कोर्ट की। तब उन्होंने ये मैटर रेफर किया सुप्रीम कोर्ट को। तो भाई ये मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को रेफर करने का पावर उनके पास कहाँ है? आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट के पास होता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जिससे बेसिकली प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर गया, तो यहाँ पे बात ये हुई, अच्छा सुप्रीम कोर्ट के पास तो मैटर गया, उसी टाइम यहाँ पर ना 1958 में देयर वाज दिस नेहरू नून पैक्ट। अब भाई ये क्या है नेहरू नून पैक्ट? सी, नेहरू नून पैक्ट वाज बेसिकली अपने जो पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो थे नून, उनके बीच में एक पैक्ट हुआ। तो उन्होंने ये बोला कि भाई हम एक काम करते हैं, जो इतनी लड़ाई हो रही है ना, अपन एक्सचेंज कर लेते हैं एनक्लेव्स का। ठीक है, कुछ एनक्लेव्स आप हमारी ले लो, कुछ आपकी हमें दे दो एनक्लेव्स। ठीक है, अब ये वाला एक्सचेंज वाला उन्होंने पैक्ट तो साइन कर लिया, बट अगेन ये सारे क्राइसिस चल ही रहे थे यहाँ पे, बेरूबर यूनियन वाले लोगों को वहां पे जाना नहीं था। इन सबको देखते हुए जब प्रेसिडेंट यहाँ पर आए, उन्होंने मैटर रेफर किया, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये जो एग्जीक्यूटिव्स के बीच में एक्शन हुआ है, क्या इसको एक अप्रूवल चाहिए लॉ मेकिंग बॉडी का भी? मतलब क्या ये सिर्फ पैक्ट से हम एक्सचेंज कर लेंगे काफी है क्या, या फिर हमें एक लॉ भी चाहिए, या फिर हमें पार्लियामेंट का अप्रूवल भी चाहिए? यहाँ पर इस पर क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो और फिर ये बात हुई कि यार अगर ऑल्सो वेन यू टॉक अबाउट आर्टिकल 1 जो बात करता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, वहां पर ये तो नहीं लिखा कि आप अपना पार्ट निकाल कर किसी और को दे दोगे, आप सीड कर दोगे कोई पार्ट। क्या ये अलाउड है? तो इस पे फिर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गए। जब आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुए तो गवर्नमेंट के साइड से आर्ग्यूमेंट ये आया कि यार हम तो एक्सचेंज कर रहे हैं, हम कौन सा पार्ट निकाल के किसी को दे रहे हैं, बदले में ले भी तो रहे हैं ना, तो इट इज तो सिंपल से एक्सचेंज, तो लॉ की जरूरत ही नहीं है, पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है। वहीं
ये एक्सचेंज के अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट चल रहे थे उसमें ये था, उसमें एक पॉइंट आया कि सर हमारा जो प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल बोलता है कि प्रियम्बल टॉक्स अबाउट द यूनिटी सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ आवर कंट्री। अब ऐसे केस में अगर आप अपना पार्ट किसी को देते हो तो हमारे टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का क्या होगा, ये वाली बात यहाँ पे आई। और इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं यार, लॉ की जरूरत है। एक पार्लियामेंट में जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स है, कम से कम उनकी परमिशन तो लो, उनका अप्रूवल तो लो। ये वाली बात यहाँ पे हुई, ये आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में चल रहे थे। अल्टीमेटली जब ये आर्ग्यूमेंट्स हुए कोर्ट में, तब ये दिस इज योर नेहरू नून पैक्ट, ये बेरूबरी वाला एरिया एंड मैटर्स ऑफ फाइनेंस सुप्रीम कोर्ट में गया, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए, प्रियम्बल पर भी बात आई, तो कोर्ट ने क्या बोला देखते हैं। तब जाके कोर्ट ने बोला पहली फुर्सत में, तो उन्होंने ये बोला देखो भाई, जो बोल रहे हो ना कि प्रियम्बल में यूनिटी इंटेग्रिटी की बात है, सॉवरेनिटी की बात है, ठीक है, दैट इज ओके, मानते हैं, पर लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और पहली बार प्रियम्बल के बारे में बात यहीं पर आई थी, ठीक है। तो पहली बार ऐसा केस जिसमें कोर्ट ने बोला था दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो था आपका बेरूबरी केस। पहली चीज, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट। देन यहाँ पर ये बात आई जब कोर्ट ने बोला दैट पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 जो हमें अपनी कंट्री के बारे में बताता है, उसमें कोर्ट ने बोला कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है, उनको जो अमेंड करना है कर ले, और आर्टिकल 1 भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन उन्होंने बोला अ सेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया वुड लीड टू डिमिनिशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ द यूनियन एंड दिस कुड बी डन ओनली थ्रू एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। तो हमें ये पता है, उन्होंने ये बोला कि यार अगर आपको एक पार्ट सीड करना है, अलग करना है आपकी टेरिटरी में से, ऑब्वियस सी बात है आपकी टेरिटरी छोटी होगी, उसका एरिया कम होगा, और अगर आपको ये पार्ट करना है तो आपको अमेंडमेंट करने की जरूरत होगी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये पार्ट पॉसिबल है, ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ से नहीं हो सकता। एंड दैट वाज द रीजन कि भाई अब नेहरू अग्रीमेंट तो हो ही चुका है, एक्सचेंज तो हमको करना ही है। तो कोर्ट ने बोला ठीक है, द अग्रीमेंट इज वैलिड, आपको एक्सचेंज करना है आप एक्सचेंज कर सकते हो, बट यू रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो इस केस का इंपैक्ट क्या हुआ, तुरंत हमारे पास 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आ जाता है 1960 में, ठीक है, जिससे फाइनली ये एक्सचेंज जो था बेरूबरी यूनियन का, वो एक्सचेंज पॉसिबल हो गया था। दैट्स इट। तो जो हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया गया, आधे पार्ट्स पाकिस्तान में गए, आधे इंडिया में आ गए, सिंपल। बेरूबरी यूनियन की ये स्टोरी थी, जहां पर बात हुई कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो ऐसा कुछ लॉ बना सकते हैं जिससे वो अपनी कंट्री सीड कर दे, अपनी कंट्री का एक पार्ट उठा के किसी और को दे दे। तो कोर्ट ने बोला वैसे तो नहीं कर सकते हो, ऑर्डिनरी लॉ से तो नहीं कर सकते हो, बट हाँ, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आते हो तो कर सकते हो। तो इस केस में से दो काम की बात है, पहला प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड सीड करने के लिए यू नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अगेन पार्लियामेंट के पावर पे क्वेश्चन आया यहाँ पर। फिर देखते हैं आगे। द नेक्स्ट केस इज आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। यहाँ पर ना इन सारी केसेस में इनफैक्ट अपने एक टसल ही देखने वाले हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के लॉ मेकिंग पावर पर और जुडिशरी के जुडिशियल रिव्यू वाले पावर पर, ठीक है। चलो इस केस में क्या हुआ भाई, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। तो यार हमें ये पता है, फिर से हमको थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। 1950s की बात करें, जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस टाइम पर लैंड रिफॉर्म्स एक्ट अच्छे खासे चल रहे थे भाई, हमको डेवलपमेंट की तरफ जाना था, हमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था, तो हमें लैंड की जरूरत थी, प्रॉपर्टी की जरूरत थी, और हमें ये भी पता था कि हमारा सारा का सारा लैंड किसके पास था, जमींदार के पास। तो उस टाइम पे पार्लियामेंट ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के साथ आई। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपका आता है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है आपका 1951 का, जिससे उन्होंने किया क्या, उन्होंने बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। जब आपका राइट टू प्रॉपर्टी कर्टेल हुआ, तो भाई ऑब्वियस ही बात है, हमें पता है राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट। तो इतना तो पक्का है कि लोग जाएंगे अब किसके पास, सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास। जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, तो फिर अगेन वही मैटर कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है या नहीं है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये तो आपका बैकग्राउंड था, ठीक है। इस टाइप के काफी सारे केसेस ऑलरेडी चलते आ रहे थे, जहां पे पार्लियामेंट लॉ बनाती, राइट टू प्रॉपर्टी इन्फ्रिंज होता, और लोग पहुंच जाते सुप्रीम कोर्ट के पास। ये वाली साइकिल पूरी चलती आ रही थी, काफी केसेस में ऐसा देखा गया। अच्छा, इससे पहले के ना दो केसेस थे, सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद। उन केसेस में कोर्ट ने बोल दिया भाई ठीक है, डेवलपमेंट के लिए चाहिए ना, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर दिक्कत कहाँ हुई, बेसिकली ये सिर्फ सेंट्रल लेवल पे नहीं हो रहा था, हर स्टेट में हो रहा था, ठीक है। तो पंजाब में हुआ क्या देखते हैं।
ऑल्सो जब ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया ना, पंजाब में जाने से पहले पहले सेंटर की स्टोरी सुन लो। जब ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया ना, तो इन्होंने क्या किया कि इसके साथ तो मतलब ऑब्वियसली बात है, सारे लैंड रिफॉर्म्स एक्ट वो लोग लेकर आ ही रहे थे। बट बैक देन इन 1964 वो लोग ना एक 17th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, जिससे उन्होंने क्या किया कि अगेन कुछ लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, लगभग 44 लैंड रिफॉर्म्स एक्ट उन्होंने डाल दिए एक बकेट में। इस बकेट का नाम क्या था? इस बकेट का नाम था नाइन्थ शेड्यूल। और ये बकेट कहां बनी थी, कब बनी थी? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से बनी थी आपकी नाइन्थ शेड्यूल। नाइन्थ शेड्यूल में नाइन्थ शेड्यूल की ब्यूटी क्या थी, इसकी खासियत क्या थी? देखो, नाइन्थ शेड्यूल में पता है क्या होता था कि जब भी कोई लॉ, लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड कोई भी लॉ इसके अंदर डालेंगे, हम लिखेंगे, तो उस लॉ को जुडिशली टच नहीं कर सकता। बेसिकली उसको इम्यूनिटी थी, किससे? जुडिशियल रिव्यू से। जुडिशरी इसको टच नहीं कर सकता, सिंपल। जुडिशल इसको एग्जामिन नहीं कर सकता, सिंपल। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट के लिए बहुत अच्छा तरीका था ये, लॉ बनाओ इसमें डाल दो, इसमें डाल दिया, मतलब जुडिशरी कुछ कर ही नहीं सकती, फिर चाहे सिटीजन कितने ही बार चले जाए। ये वाला पूरा सिस्टम यहाँ पे चल रहा था। अब क्या हुआ कि भाई नाइन शेड्यूल बंद तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ही गया था, ठीक है। जब 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 1964 में, तो 44 एक्ट्स इसके अंदर डाल दिए गए। ओहो। और इन्हीं 44 एक्ट्स में से एक एक्ट था पंजाब लैंड टेन्योर एक्ट, ऑल्सो पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट। तो भाई अब अपन जा रहे हैं पंजाब में, ठीक है। भाई पंजाब में हमको पता है खेत अच्छे खासे होते ही हैं, ठीक है। और वहां पे एक जमींदार थे गोलकनाथ, आईसी गोलकनाथ, उनकी अच्छी खासी फैमिली थी। और उनके पास, यू वोंट इमेजिन, देयर वर मतलब उन लोगों के पास 500 एकड़ जमीन थी, 500 एकर्स। तो भाई ये 500 एकड़ की जमीन इनकी, खुद सोच के देखो, आज पार्लियामेंट एक लॉ लेकर आती है, या फॉर दैट मैटर आपकी ही स्टेट गवर्नमेंट एक लॉ लेकर आती है, जहां पे आपको बोला था ये सुनो, ये जो 500 एकड़ लैंड है ना, हम एक काम करते हैं, इसमें से 30 एकड़ आप रख लो, एक सीलिंग लिमिट रख देते हैं कि आप 30 एकड़ अपने पास रखो, बाकी का बचा कुचा जितना भी है वो सरकार लेगी। क्यों? फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेस। तो चलेगा? 500 में से सिर्फ 30 आपका, बाकी 470 सरकार का। ठीक है भाई, सरकार ने बोल दिया 470, ये फिर इस टाइप का ये होता है मेजरमेंट वगैरह, और फिर इस हिसाब से वो लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो इतने पूरे लैंड में से अगर ये 500 है, तो यहाँ से सिर्फ 30 वाला आपका, बाकी पूरा गवर्नमेंट का। ठीक। भाई ऑब्वियस ही बात है, गुस्सा आना जरूरी था। और गुस्सा आया, वो लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इनकी ये पिटिशन फाइल करी एन ए पालकीवाला ने, एमिनेंट एडवोकेट। बस जब पिटिशन फाइल हुई, तब बात शुरू हुई कि भाई पार्लियामेंट के पास इतना पावर है भी, जिससे वो हमारे फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, कि क्या ये जुडिशरी से उनका जुडिशियल रिव्यू वाला पावर भी ले सकते हैं क्या? इतने पावरफुल हो चुके हैं पार्लियामेंट। इस पे पूरा केस स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। ऑफ कोर्स 17th अमेंडमेंट एक्ट वहां पे चैलेंज होता है। और फाइनली जब मैटर कोर्ट में आया, तो ये दो क्वेश्चंस इनके पास आते हैं। अब कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला, लेट्स सी। पहली चीज तो कोर्ट ने बोला, held that fundamental rights पार्ट 3 कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। भाई फंडामेंटल राइट को आप अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो भाई नानी पालकी वाला थे, उनके एडवोकेट, उन्होंने यही बात बोली थी, सर भाई कॉन्स्टिट्यूशन को आप ऐसे थोड़ी अमेंड कर सकते हो, दैट्स नॉट अलाउड, राइट? क्योंकि ये जो आर्टिकल 368 है, वो तो सिर्फ प्रोसीजर की बात कर रहा है, पावर की तो बात ही नहीं कर रहा। तो कहाँ से आप अमेंड कर सकते हो? इस टाइप के कुछ आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने रखे, ठीक है। कोर्ट को भी सही लगा कि भाई ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, ठीक है, दे आर ट्रांसेंडेंटल, और अलग ही हाई पेडिस्टल पे कोर्ट ने उनको रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दे सेड दैट फंडामेंटल राइट्स आर प्राइमोर्डियल राइट्स नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स है, आप उनको ऐसे छीन नहीं सकते। फंडामेंटल राइट्स क्यों? राइट टू प्रॉपर्टी की बात हो रही है इसलिए, राइट टू प्रॉपर्टी बैक देन वाज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। फाइन। और यहीं पर आपकी आती है एक इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट इज प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग ऑफ द लॉ। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर से रिलेट करता हुआ, ओवर रूलिंग ऑफ द लॉ मतलब उन्होंने ये बोला कि भाई अभी तक जितने भी लॉज आ चुके हैं ना, जिससे आपके राइट टू प्रॉपर्टी कर्टेल हुआ है, उन लॉज का मतलब उनके इफेक्ट को हम अभी तो नहीं टच कर सकते, अभी तो कुछ नहीं बोलेंगे, बट हाँ, अभी तक जो हो गया सो हो गया उनके अंदर। भाई 500 एकड़ में से 30 आपने रख लिए, बाकी दे दिया, जो भी चीजें थी लॉ के अंदर वो हो गया लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में। बट आगे आने वाले जितना भी आगे आने वाला जितना भी टाइम है, तब हम इन लॉज को ओवर रूल करते हैं, मतलब इन सारे लॉज का इफेक्ट हम फ्यूचर डेट से बंद कर देंगे, ठीक है। आज तक जितना हो गया, अब ये लॉज आगे एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये बात कोर्ट ने यहाँ पे बोली। और ये एक डॉक्ट्रिन है, तो अपन बोल रहे हैं लैंडमार्क केस,
दिस इज द लैंडमार्क केस जहां पर आपको एक नया रूल देखने को मिलता है। ये नया रूल यहाँ पे आया, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, इन विच केस द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग वॉज प्रपाउंडेड। शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक। तो द केस इज आईसी गोलकनाथ। अच्छा, पूरा पूरा ना नाम रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गोलकनाथ तक भी याद है ना, काफी है। ये स्टोरी भी याद है ना, 500 में से 30 इनके पास, बाकी सब काफी है, ठीक। चलो, और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ भाई? पार्लियामेंट को भाई ऐसा बोल दिया गया कि यू डू नॉट हैव पावर कि आप फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सको। तो पार्लियामेंट को ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, बुरा तो लगा होगा। जब बुरा लगा तो पार्लियामेंट लेकर आ गई 24th अमेंडमेंट एक्ट, सीधे फिर से लॉ। ऐसे कैसे जुडिशरी ने ऐसे बोल दिया? लॉ आ गया सीधे सीधे। इस लॉ में उन्होंने बोला भाई हमारे पास ना अनलिमिटेड पावर्स है, हमें जो अमेंड करना है हम अमेंड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, क्या लगता है, चैलेंज होगा? ऑब्वियसली चैलेंज होगा, ठीक है। और ये चैलेंज होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस में, दैट इज केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। इट्स केशवानंद और केशवानंद, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल, ठीक है। 1973, 24 अप्रैल 1973 का जजमेंट। एक अच्छा, गोलकनाथ केस की जो बेंच थी वो कितने जजेस की थी? दैट वाज 11 जजेस बेंच, ठीक है। ये थी 11 जजेस की बेंच थी यहाँ पर। वहीं अगर अपन केशवनंद भारती की बात करते हैं तो यहाँ पे 13 जजेस की बेंच है, ठीक है। अच्छा, ये सारे ना आर्ग्यूमेंट्स उस टाइम ऑलमोस्ट चल ही रहे थे भाई। पंजाब में हमने देखा, पहले राजस्थान वगैरह में देखा, तो ये सारे केसेस चल रहे थे। यहाँ से राइट टू प्रॉपर्टी खत्म, यहाँ से पार्लियामेंट है नया लॉ, कोर्ट के पास जाना, ऑल ऑफ दैट वाज गोइंग ऑन। अब क्या हुआ, यहाँ पर स्टोरी ये थी कि जैसे यहाँ पे पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट लॉ लेकर आई थी ना, वैसा ही एक लॉ केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के नाम से केरला गवर्नमेंट लेकर आ गई। तो केरला के कसारगोड डिस्ट्रिक्ट में, केरला के कसारगोड डिस्ट्रिक्ट में देयर वाज अ मठ, ठीक है। अब वो मठ बेसिकली एक रिलीजियस प्लेस है, ठीक है। वो जो मठ था, उस मठ में केशव नंद भारती वाज द हेड, ठीक है। वो मठाधीश थे वहां के, या वहां के हेड थे। अब जब केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया और वो 9 शेड्यूल में डल गया, तब बात ये हुई कि यार लैंड, अच्छा वहां पे उन्होंने यही बात की थी कि आप छोटा सा पोर्शन अपने पास रखो, एक सीलिंग लिमिट फिक्स करी उन्होंने, और उन्होंने बोला बाकी सारा लैंड सरकार का। इससे सरकार क्या करेगी भाई? सरकार इससे डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए यूज करेगी, ठीक है। अब केशवानंद भारती को लगा यार मेरे राइट टू रिलीजन का क्या होगा भाई? आर्टिकल 26 इन्हें राइट टू रिलीजन की परमिशन देती है। फिर व्हाट अबाउट आर्टिकल 19(1)(f) जो कि राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है। तो ऐसे करके काफी सारे ग्राउंड्स पे इन्होंने एक पिटिशन फाइल करवा दी सुप्रीम कोर्ट में। पिटिशन फाइल करने वाले कौन? अगेन दी एमिनेंट एडवोकेट एन ए पालकीवाला। जब उन्होंने वहां पे पिटिशन फाइल करी, तो इसी के साथ साथ, मतलब इन पे तो, इन ग्राउंड्स पे तो गए ही थे, केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को तो उन्होंने चैलेंज किया ही था, उसी के साथ साथ उन्होंने 24th अमेंडमेंट एक्ट, 25th अमेंडमेंट एक्ट और 29th अमेंडमेंट एक्ट को भी चैलेंज कर दिया। अब ये अमेंडमेंट एक्ट में क्या था भाई? 24th में उन्होंने बोला कि वी हैव अनलिमिटेड पावर्स, अभी अपने देखा था गोलकनाथ के पास। 25th में उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी पावर हमारे पास, मतलब कितनी प्रॉपर्टी लेनी है, लोगों को कॉम्पनसेशन देना है, नहीं देना है, कितना देना है, वो भी हम ही डिसाइड करेंगे, हम मतलब पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। फिर आगे बात आई 29th में, तो भाई 29 से उन्होंने केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को डाल दिया था 9 शेड्यूल में। 9 शेड्यूल में डालने का मतलब सिंपल सी बात, जुडिशियल रिव्यू से एकदम दूर, जजेस को टच भी नहीं कर सकते। अभी कोर्ट ने बोला था जुडिशियल रिव्यू वाला पावर मत लो, टच मत करो, बट पार्लियामेंट मानने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। केशव नंद भारती ने चैलेंज किए ये सारी चीजें यहाँ पे कोर्ट में, और फाइनली जब मैटर कोर्ट में आता है तो भाई आ, ये वाला केस ऐसा केस है जहां पर लगभग 68 डेज के लिए आपकी प्रोसीडिंग चलती रही। फाइनली 709 पेजेस का आपका जजमेंट आता है, एंड फाइनली यू सी दैट अभी तक की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट जजेस की अगर बेंच बैठी है तो वो इस केस में बैठी है। तो ऑफ कोर्स दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, राइट। तो 13 जजेस बेंच थी भाई यहाँ पे। क्यों 13? क्यों? क्योंकि इससे पहले गोलकनाथ वाला केस था ना, जिसमें मोरलेस मैटर ऐसे ही था, तो वहां पे 11 जजेस बेंच थी, तो उनसे तो ज्यादा जजेस चाहिए थे हमें यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, 13 जजेस की बेंच हुई। अब यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन था कि भाई पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को कर्व कर सकती है क्या? एक बार तो वहां पे मना कर दिया गोलकनाथ में। अब क्या? तो उन्होंने बोला भाई पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन। अब थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? गोलकनाथ ने बोला नहीं कर सकते, यहाँ बोल दिया कर सकते हैं। बट ऐसे केस में उन्होंने बेसिकली गोलकनाथ वाले केस को ओवरटर्न कर दिया। उन्होंने बोला भाई देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, आज अगर कुछ भी अमेंडमेंट करना है तो पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो ये तो बोलना गलत हुआ कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकते।
आपको अमेंड करना है, आप डेफिनेटली अमेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर लो, नो प्रॉब्लम। पर all amendments are subject to the test of basic structure doctrine. आपको अमेंड करना है करो, जो अमेंड करना है करो, बट डू नॉट टच द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वो सारे अमेंडमेंट्स को एक टेस्ट पास करना जरूरी है। व्हाट इज दैट? कि आप उसमें बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं कर रहे हो या उनको टच नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर ये कर लिया तो आपका अमेंडमेंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। और फाइनली कोर्ट ने ये भी बोला दैट सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द बेसिक फीचर। तो भाई बेसिक फीचर्स उन्होंने कुछ कुछ बता भी दिए उस टाइम, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, इस टाइप की चीजें वहां पे आ चुकी थी। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू बहुत ही क्लियर टर्म्स में तो नहीं बताया था, बट ठीक है, फिर भी उन्होंने आइडिया दे दिया था। डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म के सारे फीचर्स आप कैसे हैं, जो आपके एकदम बेसिक फीचर्स, एकदम फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इनको आप कम से कम टच नहीं करो तो ही अच्छा है। ये बात यहाँ पर हुई। अब क्या भाई, पार्लियामेंट को बुरा तो लग रहा था, अब क्या करे। ठीक है, ऐसे चुप तो नहीं बैठेंगे, दिल कमा विद फिर से एक ना एक लॉ और ले आएंगे, ठीक है। बट केशवानंद भारती में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन मिलती है, तो जहां भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का नाम सुनो, ये केस तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। 24, 25 और 29 अमेंडमेंट एक्ट का क्या हुआ, उनको अपहेल्ड कर दिया गया। क्यों अपहेल्ड कर दिया? क्योंकि बोल दिया ना पार्लियामेंट को जो अमेंड करना है करे, चलेगा, बस, ठीक। सो काम की चीज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन अगेन। अब आता है आपका नेक्स्ट केस। अब ये सारी चीजें चल रही थी, ठीक है। अभी अपने देखा 1973 का केस, 1975 में आ जाओ, जस्ट 2 साल बाद क्या हुआ, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण। भाई हमें सबको पता है कि 1971 में अपने यहाँ जनरल इलेक्शंस हुए थे, है ना। जनरल इलेक्शंस में इंदिरा गांधी रायबरेली वाले उस सीट से खड़ी हुई थी। जब खड़ी हुई तो जीत भी गई। अब जीत गई तो इनके जो ऑपोजिशन में थे वो थे आपके राज नारायण, ठीक है। अब यार एक ही सीट से जब ये दो लोग खड़े हुए, एक जीत गए तो ऑब्वियस ही बात है, मतलब इन्होंने इनके अगेंस्ट एक पिटिशन फाइल करी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है। अब 12 जून को जब 1975 में पिटिशन कब फाइल हुई, 12 जून 1975। चलो एक काम करते हैं, इनकी टाइमलाइन देखते हैं, दैट विल मेक द थिंग्स इजी फॉर अस। चलो पहले तो 12 जून अपन बात कर रहे हैं 1971 के जनरल इलेक्शंस की, है ना। 12 जून 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिकली राजनारायण की पिटिशन एक्सेप्ट करी और उन्होंने बोला कि यार इंदिरा गांधी ने करप्ट प्रैक्टिसेस करी है, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को यूज किया है अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, और इसीलिए उन्होंने उनके इलेक्शंस को क्या बोला, नल एंड वॉइड। ओहो, मतलब जस्ट इमेजिन द प्लाइट ऑफ द कैंडिडेट जो जीत चुके हैं और अब नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिए गए उनके इलेक्शंस। जब इलेक्शंस नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिए गए तो ऑब्वियसली बात है, इंदिरा गांधी अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास जब मैटर जाता है तो बात ये आती है भाई, लगभग 18 जून के आसपास ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है 1975 में। सुप्रीम कोर्ट के पास अभी मैटर गया तो यहाँ पे ना वेकेशन बेंच उस टाइम बैठी हुई थी। जब वेकेशन बेंच वहां पर थी सुप्रीम कोर्ट में, तब बात ये आती है कि यार ठीक है, उन्होंने टाइम बिंग के लिए बोला कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये जजमेंट है ना, इसको हम अभी के लिए स्टे लगा देते हैं, इस पे टाइम बिंग के लिए स्टे लगा देते हैं। और स्टे लगाने के बाद उन्होंने बोला कि तब तक जब तक यहाँ स्टे लगा हुआ है और जब तक हम इस केस को डिसाइड नहीं कर देते, इंदिरा गांधी के पास जो भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स रिलेटेड पावर्स हैं वो तब तक के लिए नहीं रहेंगे, ठीक है। वो वोट वगैरह नहीं कर सकती है। ये बात यहाँ पर आई। उसी दौरान हमें ये भी पता है कि लगभग 25 जून और 25 जून की रात को और 26 जून को इंदिरा गांधी ने इम्पोज कर दी थी इमरजेंसी। तो भाई 25-26 जून की बात हम कैसे भूल सकते हैं। यहाँ पे लग गई थी आपकी नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी भी लग गई, इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे इमरजेंसी यहाँ पे लग गई थी। अब क्या भाई, इंडिया का कुछ एक बहुत बड़ी चीज होने वाली थी। इसी इसी टाइम पर लगभग इंडिया का ऐसा पहला अमेंडमेंट था जो सिर्फ 5 दिन में पास भी हो गया, खत्म हो गया। पहला अमेंडमेंट जो सबसे कम टाइम में बन गया, वो अमेंडमेंट क्या हो सकता है? अगेन लेट्स सी। तो भाई उस टाइम लगभग 10th अगस्त की बात है। 10th अगस्त वही 1975 को एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आता है यहाँ पर। वो अमेंडमेंट है 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इस 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ, बेसिकली इससे एक सेक्शन 329, सॉरी आर्टिकल 329A इंसर्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर।
अब ये आर्टिकल क्या बोलता था, देखो अभी अपन को क्या समझ में आ रहा है, इंदिरा गांधी के इलेक्शंस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। और उन्होंने अपील जब फाइल करी है, अभी तक अपील का डिसीजन आया नहीं है, बट टाइम बिंग के लिए कोर्ट ने स्टे कर दिया, बस ठीक है। अब इन्होंने, अब थोड़ा रिलेट करके देखना है, जस्ट ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स। यहाँ पे उन्होंने ये अमेंडमेंट जब लेकर आई इंदिरा गांधी और उनकी गवर्नमेंट, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई पीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा के इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, या फॉर दैट मैटर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको टच नहीं कर सकते उस मैटर को। यार बाकी सबको तो उन्होंने डाल दिया, बट मेन तो बात इन्हीं की थी, राइट? उस टाइम वो अपनी प्राइम मिनिस्टर थी, तो मेन तो बात इन्हीं की थी। बट नेवरदलेस इस अमेंडमेंट एक्ट से ये आया। फिर इन्होंने कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू वाले पावर को एक तरह से छीनने की कोशिश करी। क्या लगता है, चैलेंज हुआ होगा? ऑब्वियसली चैलेंज हुआ। तो भाई ये वाला अमेंडमेंट एक्ट अब चैलेंज हो गया। जब चैलेंज हुआ तो कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस चल ही रहा था, उनका जो स्टे लगाया हुआ था ना, वो वाला मैटर एनीवे सुप्रीम कोर्ट में था। जब सुप्रीम कोर्ट में ये वाला इसी के साथ अमेंडमेंट भी चैलेंज हो गया, तो कोर्ट ने ये बोला कि भाई पहली बात तो द कोर्ट स्ट्रक डाउन 39th अमेंडमेंट एक्ट, जिससे ऑब्वियसली बात है आर्टिकल 329 ए जो इंसर्ट किया था वो भी खत्म है, ठीक है? तो जैसा पहले प्रोसेस चलता आ रहा था वही अभी भी चलेगा, दैट्स वन थिंग। ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस केस इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन तो 73 में आ गया था, बट उसकी एप्लीकेशन पहली बार अगर अपन देखते हैं तो वो कौन से केस में हुई है? वो हुई है इस केस में, एप्लीकेशन ऑफ केशवानंद भारती। फॉर द फर्स्ट टाइम the doctrine laid in the Keshwanand Bharati was applied in the case of Indira Nehru Gandhi versus Raj Narayan, ठीक है? तो भाई ये सीन हुआ। और इसी के साथ कोर्ट ने बोला कि भाई ठीक है, इंदिरा गांधी के इलेक्शंस, वो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग को उन्होंने ओवररूल किया, और उन्होंने बोला कि भाई इनके इलेक्शन सही थे, और पर हाँ ये अमेंडमेंट गलत है, यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डिप्राइव अस ऑफ आवर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और साथ में उन्होंने बोला दैट डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जुडिशियल रिव्यू आर द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई वो बेसिक फीचर वाली जो लिस्ट थी वो एग्जॉस्टिव नहीं थी, उसमें चीजें ऐड करते जा सकते हो, ठीक है? जैसे जैसे केसेस आएंगे, कोर्ट ने वही किया, उन्होंने कुछ चीजें और ऐड कर दी, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज थी जुडिशियल रिव्यू। अब पार्लियामेंट ऐसा कुछ लॉ नहीं बना सकती जिससे वो जुडिशरी को दूर रखे, ठीक है, लॉ से। तो दैट्स अबाउट योर जुडिशियल रिव्यू एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ, ठीक है? काम की बात, पहली बार अप्लाई किया गया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यहाँ पर। और दूसरी चीज, जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक फीचर, एंड ऑफ कोर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इलेक्शन वाला केस है ना। ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस केस इज ऑल्सो नोन एज द इलेक्शन केस। तो अगर ये क्वेश्चन आता है विच केस इज नोन एज इलेक्शन केस, तो दिस इज इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, ठीक है? ऑल्सो अगर अपन केशवानंद भारती की बात करें तो केशवानंद भारती इज नोन एज द फंडामेंटल राइट्स केस, फंडामेंटल राइट्स केस, ठीक है? एक क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है कि विच केस इज आल्सो नोन एज फंडामेंटल राइट्स केस, so it is केशवानंद भारती, ठीक है? रिमेंबर दिस। चलो भाई, दिस इज आल्सो डन। लेट्स टॉक अबाउट दिस केस नाउ, मिनर्वा बिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस। इसमें क्या हुआ था? अगेन अ वेरी छोटी सी स्टोरी। तो भाई टेक्सटाइल मिल्स थी कर्नाटका में, कर्नाटका के आउटस्कर्ट्स में बेसिकली एक टेक्सटाइल मिल थी, ठीक है? अब गवर्नमेंट एक ऑर्डर के साथ आती है कि भाई इन सारी मिल्स को हम नेशनलाइज करेंगे, नेशनलाइज करेंगे मतलब गवर्नमेंट के अंदर आ जाएंगे अभी सब। तो वहां के जितने भी मिल ओनर्स थे उनको बहुत बुरा लगा, वो लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? और उसी टाइम सरकार ना एक अमेंडमेंट के साथ भी आ चुकी थी, ठीक है? एंड दैट अमेंडमेंट वाज 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। इस अमेंडमेंट एक्ट से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल इंसर्ट किया, एंड दैट वाज आर्टिकल 31C। अब यार इस आर्टिकल से वो क्या बोलना चाह रहे थे? बेसिकली उन्होंने ये बोला कि ये आर्टिकल ये बोलता है, देखो हमको पता है पार्ट 3 बात करता है आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और पार्ट 4 बात करता है डीपीएसपी के बारे में। वी नो दैट, राइट? डीपीएसपी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनका स्टेट को ध्यान रखना पड़ता है लॉ बनाते टाइम। फंडामेंटल राइट्स हमसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक? तो दिस इज योर फंडामेंटल राइट्स, दिस इज योर डीपीएसपी। अब यार ये जो 31C था ना, उसमें उनका ये कहना था कि यार देखो, अगर फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी को हमें अगर इससे रिलेटेड लॉ बनाना भी है, तो हम अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करना चाहे तो भी हम कर सकते हैं। अगेन फिर वही बात आ गई घूम फिर के कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को
वायलेट करना चाहती है। ठीक है, तो उन्होंने बोला अगर आर्टिकल 14 और 19 अगर वायलेट हो भी रहा है, ठीक है, किसी डीपीएसपी के को प्रमोट करने के लिए या उसके लिए लॉ बनाने के लिए, तो भी चलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर टसल स्टार्ट हुआ पार्ट 3 और पार्ट 4 के बीच में। ठीक है, पार्लियामेंट फिर वही बोलना चाह रही थी, भाई हम हमारे पास अनलिमिटेड पावर्स है और हम जो चाहे वो अमेंड कर सकते हैं। तो अगर फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो भी रहे हैं तो हमें मतलब चलेगा, ऐसा वाला। तब कोर्ट के सामने क्वेश्चन आया, कोर्ट के सामने ये चैलेंज हुआ और बात ये आई कि यार अगेन अच्छा, इसमें ना उन्होंने एक चीज और कही थी, फिर उन्होंने कोशिश करी जुडिशियल रिव्यू लेने की। ठीक है, फिर से उन्होंने जुडिशियल रिव्यू लेने की कोशिश करी। ठीक है, ये बोलते हुए कि अमेंडमेंट में उन्होंने ऐड किया कि भाई देखो, अगर कोई भी अमेंडमेंट आता है तो जुडिशरी उसको टच नहीं करेगी, बल्कि अभी बोला था जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक फीचर। पर अगेन पार्लियामेंट नहीं मानी। ऑब्वियसली बात है, ये वाला अमेंडमेंट चैलेंज हुआ। इसी को अपन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, राइट। जब ये चैलेंज हुआ तो कोर्ट के सामने जब ये मैटर आया पूरा, तो दो क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन तो ये था कि क्या जुडिशियल रिव्यू बेसिक फीचर है, क्या पार्लियामेंट के पास अभी भी अनलिमिटेड पावर है अमेंड करने का। और दूसरा क्वेश्चन था कि क्या फंडामेंटल राइट्स, क्या डीपीएसपी बड़े हैं फंडामेंटल राइट्स से, क्या फंडामेंटल राइट्स सबसर्विएंट है फंडामेंटल डीपीएसपी से, या इनके बीच का टसरा, तो क्या करेंगे। ये वाला पूरा मैटर था। तो कोर्ट में जब ये मैटर आया, तो पहली बात उन्होंने बोला 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज चैलेंज्ड। ऑब्वियसली बात है, ये चैलेंज हुआ था वहां पे। उन्होंने बोला वेदर डीपीएसपी कैन हैव प्राइमेसी ओवर फंडामेंटल राइट्स। इस पे क्वेश्चन था कि भाई डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स से ज्यादा बड़े हैं क्या, ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, इस पे बात आई। तो द एससी सब्सटैंशिएटेड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, अगेन उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को यूज किया। और उन्होंने यहाँ पे बोला कि भाई ठीक है, ये पूरा अमेंडमेंट तो खराब नहीं है, इसमें सिर्फ वो वाला पार्ट जो जुडिशियल रिव्यू हमसे छीन रहा है वो पार्ट खराब है, और वो वाला पार्ट जो बोल रहा है कि भाई डीपीएसपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वो वाले पार्ट को चैलेंज किया गया। तो उसको उन्होंने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। उसके अलावा इट वाज ऑल फाइन, ये अमेंडमेंट आज भी है। ठीक है, और कोर्ट ने बोला कि यार कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं होता है, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस हारमोनियसली। तो यहां पर एक डॉक्ट्रिन आती है, डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, जिसका सिंपल सा मतलब होता है कि अगर दो कॉन्ट्ररी प्रोविजंस है तो आपको उनको, या तो थोड़े इनकंसिस्टेंट से प्रोविजंस है, तो आपको उनको कैसे यूज करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, ऐसे जिससे दोनों का मीनिंग अच्छे से आ जाए हारमोनियसली, है ना। तो दिस इज हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। तो उन्होंने कहा था भाई दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, पार्ट 3 जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही डीपीएसपी पार्ट 4 भी इंपॉर्टेंट है, राइट। बिकॉज अल्टीमेटली दोनों से ही हम वेलफेयर स्टेट की तरफ पहुंच रहे हैं, डीपीएसपी से ऑफकोर्स उसी की तरफ पहुंच रहे हैं, लोगों के राइट्स हम इंश्योर कर रहे हैं, फाइन। तो उन्होंने बोला कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों में बैलेंस होना अपने आप में एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सो बैलेंस बिटवीन पार्ट 3 एंड 4 इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, फाइन। ये चीज उन्होंने मिनरल मिल्स वाले केस में बोली, फाइन। तो अगर डॉक्ट्रिन पे क्वेश्चन आता है तो यू हैव दिस, बैलेंस की बात आती है तो भी यू हैव मिनरल मिल्स वाला केस, फाइन। और वापस कोर्ट ने अपेल कर दिया था, भाई जुडिशियल रिव्यू बेसिक फीचर है, मान जाओ। ठीक, चलो भाई, दैट्स इट फॉर नाउ। एंड टुडे वी हैव डन 6 केसेस। ठीक है, आई एम श्योर ये जो टसल था सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच का, ये हमें समझ में आया होगा, राइट, विद द सीरीज ऑफ केसेस दैट वी हैव डन टुडे। तो अगर समझ में आया या हमने वो कीवर्ड्स भी ध्यान रखे, तो विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस क्विकली। ठीक है, सो हियर कम्स योर क्वेश्चन, हैव अ लुक एट इट। बेसिकली मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो मैच द फॉलोइंग है, एक तरफ 1 2 3 4 5 6, एंड इनमें क्या क्या हुआ या क्या क्या एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिससे हम इन्हें याद रख सकते हैं, ठीक है। बेस्ट वे टू रिवाइज द केसेस इज दिस ओनली, फाइन, दैट इज व्हाई आई हैव दिस क्वेश्चन। सो इसका आंसर यू आर गोइंग टू गिव मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा Saturday, we have this AI SAT, which is All India Scholarship and Admission Test. You can appear in this also. Okay? And that's it for now. Okay? अब करना क्या है? You have to tell me 2 things. No, in fact, 3 things. First is, again, as always, how did you like the session? समझ में आया? काम का था? Helpful था? कैसा लगा? That's one. Second, you are supposed to tell me the answer of this question. That's the second thing. And third thing is, यार अब भी ऐसे कोई टॉपिक्स है क्या जो चाहते हो कि कवर हो, तो उनके बारे में भी बता सकते हो, ठीक है। ऑल्सो अगर ये वाला लैंडमार्क जजमेंट्स वाला सीरीज इस टाइप से पसंद आया तो लेट मी नो, आई विल कम अप विद द पार्ट 2 ऑल्सो,
ठीक है, जहाँ पे विल डिस्कस फ्यू मोर केसेस, ठीक है, एंड उन पे क्वेश्चंस. So that's it for now. Thank you so much, and I'll see you in the next session. Till then, take a very good care of yourself. Thank you.